गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सो आपने टीडीएस का पहला लेक्चर देख लिया होगा। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है टीडीएस। और आज हम लोग टीडीएस के दूसरे लेक्चर में दूसरा लेक्चर टीडीएस का और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग 3 बातें डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 बातें नवंबर 2020 के लिए, एक्चुअली मई 2020 के लिए अमेंडमेंट्स थी। सो ऑब्वियसली वो नवंबर 2020 के लिए भी अमेंडमेंट रहेगा, एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एन अमेंडमेंट। सो इट विल बी रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम्स and you might get a question from here. ठीक है? So there are 3 things that we will talk about. We will talk about section 194M, 194N, MN, they are newly introduced sections, and about the dates when the TDS, TCS refunds are filed, and what is TCS. Okay, we will discuss what is TDS. हम लोग TDS क्या होता है पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग TCS भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो पहले 2 नए सेक्शंस की तरफ चलते हैं। हमारा सबसे पहला सेक्शन जो नया है, ठीक है, हमारा सबसे पहला सेक्शन जो नया है वो है 194M। अब ये 194M क्या बोलता है, मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं। नॉर्मली अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई एचयूएफ है, इंडिविजुअल या एचयूएफ है, और उसको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आती है, उसको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आती है, अगर वो उसका मतलब बेसिकली उसको इनकम टैक्स के अंदर फिनेंस एक्ट 2019 के पहले टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आती थी, अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है। ठीक है? कुछ 3-4 सेक्शंस में, सेक्शंस के नाम मैं अभी आपको दिखा दूंगा। आपको याद होगा 194C में मैंने पढ़ाया था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो चलो उसी के रिलेशन में बोलता हूं। तो अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आप एक इंडिविजुअल हो या एक एचयूएफ हो और आप वो सर्विस ले रहे हो, तो आपको टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। ये पहले का लॉ है। ठीक है? फिनेंस एक्ट 19 में ये लॉ चेंज कैसे हुआ? इन्होंने बोला अब इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी टीडीएस काटना पड़ेगा रिस्पेक्टिव सेक्शंस में, अगर उनका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर, अगर उनका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 100 लाख रुपीस, दैट इज 1 करोड़ ऑब्वियसली। ठीक है? 1 करोड़ रुपीस को क्रॉस किया है अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो, या अगर प्रोफेशन कर रहे हैं और उनका मतलब ग्रॉस रिसीव्स 50 लाख को क्रॉस किया है तो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब टैक्स ऑडिट पढ़ाया था 44AB, तो ये टैक्स ऑडिट की लिमिट्स हैं। ठीक है? तो हम लोग एक सेंटेंस कैसे निकाल सकते हैं ऐसे डिराइव करके 194M का, कि अगर एक इंडिविजुअल है या एचयूएफ है जिसका प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट हुआ है, तो उसको इस साल टीडीएस काटना है। अगर एक इंडिविजुअल या एचयूएफ है जिसका प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट हुआ है, उसको इस साल में टीडीएस काटना है। इसके बाद हम लोग ने 2 सेक्शन किए थे, आपको याद होगा बहुत अच्छे से, 44AD एंड 44ADA, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जिसमें 44AD क्या था बिजनेस के लिए, कि अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, मतलब अगर आपकी इनकम 2 करोड़ रुपए तक है, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले सकते थे। प्रिजम्पटिव में आपको एक बात याद होगी, अगर आप प्रिजम्पटिव लेते हो तो आपको टैक्स ऑडिट कराने का जरूरत नहीं पड़ता। तो सपोज अगर आपने प्रिजम्पटिव लिया और आपने टैक्स ऑडिट नहीं कराया, तो क्या फिर आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं करेगी, क्योंकि टैक्स ऑडिट नहीं है। एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको अगर याद होगा तो 44AD में आपको 5 साल तक एडी में रहना पड़ेगा। एडी में घुसने के बाद आप बीच में नहीं निकल सकते। अगर आप निकलते हो तो अगले 5 साल के लिए आप इनएलिजिबल हो जाते हो। ये किस लिए रखा गया था? लोगों को इस मैकेनिज्म को, इस बेनिफिट को गलत तरीके से यूज करने से रोकने के लिए। वरना तो बहुत आराम से कर सकते हैं ना, 1 साल आपकी इनकम ज्यादा है तो आपने प्रिजम्पटिव ले लिया, अगले साल इनकम कम है तो आप बोलते हैं नॉर्मल प्रोविजन में असेस कर दो। तो उसमें एक बात थी कि अगर आप एडी से निकलते हो, अगर आप एडी छोड़ के जा रहे हो, तो एडी से निकलने के लिए आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर आपका ग्रॉस जो टोटल इनकम है, मैं टर्नओवर की नहीं इनकम की बात कर रहा हूं, वो 2,50,000 के ऊपर है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है? बेसिकली ये चीज प्रूव करने के लिए कि एक्चुअली में आपकी इनकम जितना हम लोग प्रिजम्पटिव में ले रहे थे 8% या 6% ऑफ टर्नओवर, उससे कम थी। सेम 44ADA में भी हमने प्रोफेशन पढ़ाया था आपको। मैंने बोला था अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम है, ठीक है, प्रोफेशन से है, तो आप एडीए ले सकते हो और आपका 50% को हम लोग इनकम मान लेते हैं और उस पर टैक्स लगा देते हैं। वहां भी मैंने सेम बात बोली थी कि अगर आप 44ADA छोड़ के जाते हो तो 5 साल के लिए आपको वापस नहीं मिलेगा, और जिस ईयर में आप छोड़ के जा रहे हो, अगर उस ईयर में आपका टोटल इनकम 2,50,000 के ऊपर है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है। तो उस सिचुएशन में जब आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ रहा है, क्या ये नॉर्मल रीजंस की वजह से है? नहीं, ये एबनॉर्मल रीजंस की वजह से। तो एबनॉर्मलिटी के केस में 194M विल नॉट अप्लाई। abnormality के केस में 194 is not applied. Though I don't agree with this provision,
इन लोगों ने इस तरह से प्रोविजन रखा है कि ये अपने आप को ही उसमें कंफ्यूज किए चले जा रहे हैं। ठीक है, प्रोविजन बेटर ऐसे होता कि आपने अगर टैक्स ऑडिट कराया है किसी भी रीजन की वजह से तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता, पर सैडली ऐसा नहीं है। तो अगर आपका नॉर्मल रीजंस की वजह से टैक्स ऑडिट हुआ है तो आपको डिडक्ट करना है, अगर एबनॉर्मल वजह से हुआ है तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है 194M में। इसके बाद बाकी 194 में दूसरा बदलाव क्या था, ये तो पहला चेंज आया। दूसरा चेंज क्या था, इन्होंने बोला 3 सेक्शन होते हैं, मैं सेक्शंस के नाम आपको याद दिला देता हूं। 3 सेक्शन होते हैं, 194C वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, 194J प्रोफेशनल सर्विसेज, याद है जो डायरेक्टर, रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विसेज, स्पोर्ट्समैन, वो वाली सर्विस। 194H वाज कमीशन, 194H वाज कमीशन जो दी जाती है, कमीशन अदर देन ऑन सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज। ठीक है, ये 194H वो वाली कमीशन है। ठीक है सर, ये कौन सी कमीशन है? अदर देन वो जो इंश्योरेंस वाले दलाल को मिलती है वो सब छोड़ के दूसरी कमीशन है अदर देन ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को जो कमीशन मिलती है वो 194A में कवर नहीं है। मतलब जो आपका जो ब्रोकर रहता है, जैसे आपने अगर मान लीजिए सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करते हैं, आपने ब्रोकर हायर किया, तो उस ब्रोकर को जो आप ब्रोकरेज पेमेंट करते हो वो यहाँ पे कवर्ड नहीं होता 194J में। ठीक है, तो 194M का दूसरा बदलाव क्या है कि अगर आप एक इंडिविजुअल और HUF हो, क्या हो, इंडिविजुअल हो या HUF हो बच्चा, इंडिविजुअल HUF हो, तो 194CJH में पहले अगर आप पर्सनल सर्विसेज लेते थे, 194CJH में अगर आप पर्सनल सर्विसेज लेते थे तो आपको टीडीएस देने का दरकार नहीं पड़ता था, टीडीएस देने का दरकार नहीं पड़ता था। इवन आफ्टर 194M का पहला बदलाव अगर दूसरा आया ही ना होता तो वो बोलता है कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है अगर टैक्स ऑडिट हुआ है तो, पर उसने पुरानी वाली चीज चेंज नहीं की। सपोज अगर ये दूसरा वाला बदलाव आता ही नहीं, सपोज ये दूसरा वाला बदलाव बच्चा आता ही नहीं, तो भी ना C, J और H में मेरे को डिडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती टीडीएस। क्यों? क्योंकि पर्सनल एक्सपेंडिचर वो फिर भी रह जाता। इसलिए ये दूसरा बदलाव ना लाना बहुत जरूरी था पहले वाले बदलाव से रिलेट करने के लिए। हम लोग जिस दिन फर्स्ट डे क्लास शुरू किया था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग इस चीज पे फोकस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग पे, ना कि मगिंग अप द कॉन्सेप्ट। तो आपको समझना है कि दूसरा वाला पहली वाले की वजह से आया। ठीक है, और मैं आपको एक बहुत अच्छा न्यूज देना चाहता हूं। आज जिस दिन मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज मैं 8 क्लासेस रिकॉर्ड करने वाला हूं, 8 से 12 क्लासेस रिकॉर्ड करने वाला हूं, अप्रोक्सीमेटली जितना टाइम लगे, और आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डीटी का पूरा सिलेबस आपको एग्जाम के पहले कर दूं। थोड़ा सा डिले हो गया था, बीच में 10-15 दिन लैपटॉप नहीं था, मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, वरना और पहले हो जाता, पर विद इन सितंबर इट विल बी डन। सो अक्टूबर में यू कैन टेक आउट सम टाइम। अगर आप सब वीडियो को ऐड भी कर लो तो मुश्किल से मुश्किल 10 घंटा होगा। यू कैन डू इट एज अ मैराथन इन अ डे एंड रिवाइज योर एंटायर डीटी सिलेबस। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैं एक नया वीडियो लेके आने वाला हूं बहुत जल्द। ठीक है, इस वीडियो के नेक्स्ट वीक में। हाँ, तो मैं एक नया वीडियो लाने वाला हूँ लगभग अक्टूबर के 7 तक। ठीक है, तो वो जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे अगर आप डीटी को पूरा का पूरा नहीं पढ़ना चाहते तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के और मेरे साथ जीएसटी पूरा का पूरा पढ़ के, क्योंकि मैं जीएसटी बहुत गजब तरीके से आपको याद करवाता हूँ। मेरे बच्चे लोगों का अगर आप चाहें तो मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा, आप उनसे मेरा रिव्यू पूछ सकते हो इफ यू वांट टू एट ऑल। बट आप भरोसा करके इस नंबर पे कॉल करना जो जीएसटी के लिए नीचे जा रहा है। जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, अगर आप एब्जॉर्ब कर लेते हो तो डीटी थोड़ा सा पढ़ के, जीएसटी पूरा पढ़ के, डीटी के सिर्फ इजी कॉन्सेप्ट्स याद करके यू कैन टुगेदर स्कोर 60 इन दिस पेपर वेरी इजीली। तो वो मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर के 7 तक आना। तो अब यहाँ पे 194M में दूसरा बदलाव क्या है, इन्होंने बोला कि अगर आप पर्सनल सर्विसेज ले रहे हो C, H या J में, ठीक है, और अगर आपका वैल्यू ऑफ सर्विस एक्सीड्स 50 लाख, प्लीज हियर मी आउट, एक्सीड्स 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख तक नहीं है, उससे कम नहीं है, उससे ज्यादा है। प्लीज ज्यादा वर्ड पे फोकस करना है। इंस्टीट्यूट के आरटीपी में सीए फाइनल की इस पे क्वेश्चन है जहां पे उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू 50,000 दिया है एमसीक्यू में, तो आपको पता होना चाहिए ज्यादा। मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको ज्यादा कम याद करने का। आप एक पेपर रखो जब भी आप पढ़ रहे हो सामने सिलेबस, और उसमें ना जो भी लिमिट विद इन है, ठीक है,
मतलब जिसमें जो भी लिमिट ऐसी है कि 50,000 और ग्रेटर देन 50,000, ठीक है, मतलब जो भी ऐसी लिमिट है, मैं हिंदी में समझा देता हूं, जो 50,000 या 50 लाख तक चीजों को एग्जेम्प्ट देती है और ज्यादा होने से ही टैक्स करती है, उनको आप लिख लो, ठीक है, और उनको याद कर लो। तो बाकी सब के केस में क्या हो जाएगा, बाकी सब ऑटोमेटिकली आपको ऐसे याद हो जाएंगे कि बाकी सब एक्सीडिंग 50 लाख है। ये करके रखो, ये एग्जाम के दिन बहुत काम आएगा। जस्ट आप 15 मिनट एग्जाम से घुसने पहले जा रहे हो और वो पेज अगर आप देख लो तो आपको पता है आपने इस पेज में ये सारी चीजें लिखी हैं, तो ये लिमिट तक भी एग्जेम्प्ट होती हैं, तो पता है बाद बाकी अगर कोई भी चीज पेपर में आ गई वो लिमिट के बियॉन्ड ही टैक्सेबल होगा। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छा ग्रिप मिलेगा चीजों में। तो अगर 50 लाख को एक्सीड करता है, एक्सीड 50 लाख को करता है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 5% पे। अब देखो एक डिसएडवांटेज देखो, 194 में सी में एक्चुअली टीडीएस 1 या 2% पे कटता है, 194 जे में 10% पे कटता है और 194 एच में 5% से कटता है। इन्होंने एक यूनानिमस रेट बता दिया कि अगर आप इन तीनों में से कोई भी चीज ले रहे हो और अगर आप एग्रीगेट पेमेंट, मान लो ऐसा हो, जस्ट इमेजिन, मान लो ऐसा हो कि मैं सी भी ले रहा हूं, एच भी ले रहा हूं, जे भी ले रहा हूं, मतलब मैंने घर भी बनवाया, ठीक है, और जो घर बनवाया मैंने वहां पे मैं सिम कार्ड का बिजनेस करूंगा तो कंपनी से कमीशन भी मिल रहा है, ठीक है, और लेट्स सपोज कि मैंने एक आदमी हायर किया मेरा कंप्यूटर चलाने के लिए, टेक्निकल पर्पस के लिए, तीनों करा रहा हूं, तो हर असेसी वाइज एग्रीगेट 50 लाख होगा ऑफ ऑल सर्विसेज, ना कि एक एक सेक्शन का 50 लाख देखेंगे, ठीक है, एक असेसी वाइज एग्रीगेशन होगा। देखो, any service of works contract, commission or professional service, the consideration for which exceeds 50 lakh, the TDS has to be deducted at 5%। मतलब आपने अगर किसी भी चीज की सर्विस ली है 194C, J या H, और अगर जो आप पेमेंट कर रहे हो वो 50 लाख को एक्सीड करता है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है, इंडिविजुअल सेक्शंस में टीडीएस लिखकर करना पड़ेगा। अब एक और नया सेक्शन आया 194N। अच्छा, N को कैसे याद करेंगे, 194N, N मीन्स नंबर, तो दिस सेक्शन इज फोकस्ड ऑन नंबर। क्या चीज का नंबर, द सेक्शन इज फोकस्ड ऑन नंबर एंड अमाउंट्स ऑफ विड्रॉल, नंबर एंड अमाउंट्स ऑफ विड्रॉल। ये क्या चीज पे टीडीएस है कि अगर आपने किसी बैंक से, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो बैंकिंग बिजनेस में एंगेज्ड है, या पोस्ट ऑफिस जो बैंकिंग का काम करता है, तीन लोग, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग का काम करता है और पोस्ट ऑफिस से, अगर आपने कोई विड्रॉल किए हैं 100 लाख से ज्यादा एक साल के अंदर, 100 लाख से ज्यादा एक साल के अंदर, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल, ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल किया, तो जब वो अमाउंट 1 करोड़ को एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, जब वो अमाउंट 1 करोड़ को एक्सीड कर जाएगा तो 1 करोड़ के बाद आप जो भी विड्रॉल करोगे उस पर 2% करके टीडीएस काटेगा बैंक। मतलब क्या, अगर 1 करोड़ तक विड्रॉल किया आपने, कोई टीडीएस नहीं, 1 करोड़ 10 लाख हुआ तो 10 लाख पे 2% लगेगा। अब बात क्या है, ये सेक्शन आया था 1 सितंबर 2019 से एप्लीकेबल है ये, एंड दिस इज फ्रॉम द ऑर्डिनेंस ऑफ द फाइनेंस एक्ट। तो अब बात ये, एक कंफ्यूजन थी लोगों के मन में, एक्चुअली 2 कंफ्यूजन थी, दोनों में सॉल्व कर देता हूं। पहली कंफ्यूजन लोगों के मन में ये थी कि ये जो 100 लाख का लिमिट है ये कहां से देखा जाएगा, 1 सितंबर के बाद से देखा जाएगा या ईयर के स्टार्टिंग से देखा जाएगा, मींस 1/4/2019, दैट इज बैकवर्ड्स। तो सीबीडीटी ने इसको क्लैरिफाई किया, उन्होंने बोला 1 अप्रैल से हम लोग देखेंगे। तो सपोज अगर 1 अप्रैल से अभी तक सितंबर तक आप ऑलरेडी 100 लाख विड्रॉ कर चुके हैं, तो जैसे ही आप नेक्स्ट विड्रॉल करेंगे उस पर बैंक टीडीएस काट लेगा, पुराने पे जाके कुछ नहीं करेगा। मान लो हम सर पुराने में हम ऑलरेडी 2 करोड़ विड्रॉ कर चुके हैं, उस पर टीडीएस का कोई एप्लीकेशन नहीं है। अब अगर आपने 10 लाख और किया, 1 लाख और किया, 1000 रुपया भी और किया, तो बैंक 2% टीडीएस काट लेगा। दूसरा क्वेश्चन था कौन सा बैंक देखा जाएगा, सारे बैंक देखे जाएंगे जिसमें मेरा अकाउंट है, कि सिर्फ जो एक बैंक है उसको देखा जाएगा। तो इन्होंने बोला जिस बैंक में आपका अकाउंट है हर बैंक वाइज 100 लाख है, हर बैंक वाइज 100 लाख है। सर मेरा एक बैंक में है लेकिन उसकी 4 ब्रांचेस हैं, पर ब्रांच नहीं है, पर बैंक है। व्हाई इट इज नॉट per branch? Because every branch now follows CBS, core banking solutions, so they are all interrelated, so it is bank wise not branch wise। लेकिन कुछ लोगों पे 194N नहीं लगता। सोच के देखो, गवर्नमेंट कभी अपने पे 194N नहीं लगवाएगा, गवर्नमेंट कभी अपने आप पे 194N नहीं लगाएगा। इसके बाद कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं, आपने रास्ता में देखा होगा एक ट्रक होता है, ठीक है, बहुत ही अजीब से शेप का ट्रक होता है, उसमें सिक्योरिटी सर्विस लिखा रहता है और पीछे एक ताला लगा रहता है छोटा सा। वो ट्रक बैंक का पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक या एक जगह से दूसरी जगह करता है विद हाई सिक्योरिटी, ठीक है। तो वो जो बैंक का पैसा उधर से उधर लेके जा रहा है, ये लोग भी तो कैश विड्रॉल कर रहे हैं और फिर ट्रांसफर करके, इनको बुलाया जाता है, ठीक है,
इनको बुलाया जाता है व्हाइट एटीएम कैशियर, ठीक है। इन पे ये सेक्शन नहीं लगता, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। ये लोग तो एक साल में 100 लाख क्या 200 300 400 लाख एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, तो उन पे नहीं लगता। किस पे नहीं लगता आइए देखते हैं। गवर्नमेंट पे नहीं लगेगा, अगर गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है गवर्नमेंट पे नहीं लगेगा। अगर एक बैंक कहीं से दूसरे बैंक से विड्रॉ कर रहा है तो उस पे नहीं लगेगा। एक कोऑपरेटिव बैंक जो एंगेज्ड इन बिजनेस है, अगर कोई और जगह से विड्रॉ कर रहा है दूसरे कोऑपरेटिव से, उसको नहीं लगेगा। या किसी भी ऑब्वियसली एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है, दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है, तो उस पे नहीं लगेगा। तीसरा क्या बोलता है, बैंकिंग कोरेस्पॉन्डेंट और बैंकिंग कॉर्पोरेट। कोरेस्पॉन्डेंट मतलब क्या होता है, जो बैंक के बिहाफ में लोग काम करते हैं, उन पे भी ये चीज नहीं लगेगा। नेक्स्ट ये देखो, व्हाइट लेबल्ड ऑटो टेलर मशीन। व्हाइट लेबल्ड ऑटो टेलर मशीन मतलब वो जो लोग एटीएम ऑपरेट करते हैं। लोग आते हैं ना एटीएम का, वो ढक्कन खोलते हैं, उसमें से पैसा निकालते हैं जो डिपॉजिट किया गया है, और फिर उसमें पैसा भरते हैं जो आप विड्रॉल के लिए एलिजिबल होगा। तो इन वाली कंपनीज जो लोग ये काम करते हैं, इसके लिए भी कंपनीज हायर होती हैं, बैंक कंपनी हायर करता है, बैंक के ऑफिशियल लोग ये काम नहीं करते। आपने कभी नोटिस करेंगे बैंक का जनरल मैनेजर एटीएम में पैसा घुसा रहा है, ये कभी नहीं होगा, तो उन लोग पे भी ये नहीं लगता। ये सेक्शन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों को कवर करता है, प्लीज ये बात याद रखिएगा। ऑल अकाउंट्स कंसिडर टू चेक लिमिट्स ऑफ द विड्रॉल एंड ऑल ब्रांचेस टू, हर ब्रांचेस को ऐड कर देंगे, बट बैंक अकाउंट्स विद टू डिफरेंट ब्रांचेस आर नॉट, टू डिफरेंट बैंक्स आर नॉट एग्रीगेटेड, ठीक है, बैंक नहीं ऐड करेंगे। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। 194N is applicable from 1/9/2019. So any withdrawals before such date will not be liable to TDS, but for seeing the limit of 1 crore, all withdrawals from the previous year shall be seen, and then any withdrawals after 1/9/2020 will be subjected to TDS will charge, ठीक है। ये TDS की कुछ रिटर्न फाइलिंग डेट है, TDS और TCS की। मैं एकदम सिंपल आपको याद करा देता हूँ। TDS में 1 महीना टाइम मिलेगा क्वार्टर एंडिंग से, TCS में 15 दिन मिलेगा। TCS क्या होता है, अभी गोली मारो, अभी सिर्फ नाम याद कर लो। तो TDS में 1 महीना मिलेगा फ्रॉम द क्वार्टर एंडिंग, TCS में 15 दिन। चलो एक बार याद करते हैं, ठीक है। पहला क्वार्टर क्या होगा, अप्रैल मई जून, तो TDS का डेट क्या होगा 31 जुलाई। TCS का डेट क्या होगा 15 दिन, 15 जुलाई। दूसरा क्वार्टर क्या होगा जुलाई अगस्त सितंबर, TDS का डेट क्या होगा 30 अक्टूबर, ठीक है। TCS का डेट क्या होगा 15 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वार्टर होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, TDS का डेट क्या होगा 31 जनवरी, और उधर TCS का डेट क्या होगा 15 जनवरी। अब हम लोग आते हैं लास्ट में, लास्ट वाले क्वार्टर मार्च में खत्म होगा, TDS में मिलेंगे 2 महीने। लास्ट वाला क्वार्टर मार्च में खत्म होगा, TDS में मिलेंगे 2 महीने, और TCS में भाई 1 महीना 15 दिन। मतलब TDS और TCS में देयर इज अ 15 डे का गैप। चलो याद कर लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में हुआ तो अप्रैल और मई 30 मई, और उधर हो जाएगा 15 मई। सो सर पहले के 3 क्वार्टर के लिए TDS इज गेटिंग 1 मंथ, TCS इज गेटिंग 15 डेज। लास्ट क्वार्टर के लिए TDS इज गेटिंग 2 मंथ्स एंड TCS इज गेटिंग 1.5 मंथ्स, दैट इज 1 मंथ एंड 15 डेज। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ TCS। आप लोग ना TDS बहुत सुने होंगे, पर TCS आपने बहुत कम सुना है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ही चीजों पे लगता है। TCS का कॉन्सेप्ट क्या है? TCS का कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं एक दुकान में सामान खरीदने जाऊंगा, ठीक है, लेट्स सपोज वो सामान कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे आपको लिस्ट मैंने लिखी है TCS क्या क्या चीजों पे लगता है, पर लेट्स सपोज मैं गाड़ी खरीदने जाता हूँ, ठीक है, BMW के शोरूम में। तो सपोज मैं गाड़ी खरीदने जाता हूँ BMW के शोरूम में, ऑब्वियसली BMW विल कॉस्ट मी मोर देन 10 लाख रुपीज। ये 10 लाख के मोर में क्यों करा रहा हूँ बाद में बताता हूँ। तो सपोज मेरे को BMW लेना है, ठीक है, मैं बहुत अच्छा पढ़ाया, आप लोग ने खूब सब्सक्राइब किया, मेरा चैनल बहुत बड़ा हो गया, यूट्यूब मेरे को पैसा दिया, और मैं खरीदने जा रहा हूँ BMW। एक दिन ऐसा भी होगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। अभी तक भी जो आपने प्यार दिया है वो कोई कम नहीं है, ऐसे इसको बनाए रखिएगा। इट विल मोटिवेट मी टू गो अहेड इन लाइफ एंड help you more with all the stuff. Okay, most probably we'll have one more channel related to fitness. I have been thinking about it since a long time. Let's hope that by the 20th of November we will launch that channel as well. ठीक है, let's see. तो अगर यहाँ पे लॉजिक क्या है, मैं BMW गया, मैंने BMW में गाड़ी पसंद की, जो सेलर था वहां पे उसने बोला सर ये गाड़ी 60 लाख की आएगी। मैंने बोला ओके, तो मेरे को कितना पेमेंट करना होगा? उसने बोला सर आपको 60 लाख पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस आपको उसका जो टैक्स है वो पेमेंट करना होगा, रोड टैक्स। मैंने बोला कितना आएगा मिला के? बोला सर मिला के 65 लाख होगा, और 65 लाख का 1% आपको TCS देना होगा। मैंने पूछा यार TCS क्या है? बोला सर TCS इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स,
द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट इट फ्रॉम द बायर एंड डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट। होगा कैसे, देखो इसका पर्पस क्या, पर्पस समझो। मैं वही आदमी हूं जो 60 लाख का BMW खरीदने वाला है और फिर इस साल के रिटर्न में यह दिखाएगा कि मेरी इनकम मात्र सिर्फ 5 लाख रुपए और कोई टैक्स नहीं बनता। गवर्नमेंट क्या बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा मैं क्या गधा हूं क्या, तू 60 लाख की गाड़ी खरीद रहा है और तेरी इनकम 5 लाख भी नहीं है इस साल में, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये जो TCS कटा है ना, वो सेलर जाके TCS देखो 1% से गवर्नमेंट का कोई तरक्की नहीं होगा और गवर्नमेंट ही तुमको पैसा दे रहा है। मैं दिखाता हूं कैसे। 1% वो जो 65 लाख का वो काटा, वो जाके वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा। ठीक है, 65,000 रुपीज आएगा, वो जमा करा देगा। अब मैं जब अपना रिटर्न फाइल करूंगा, जैसे ही मैं अपना पैन नंबर डालूंगा, क्योंकि वो पैसा मेरे पैन के अगेंस्ट में गया है, वहां पे दिखा देगा TCS पेड 65,000। अब मैं अपना टैक्स कैलकुलेट करूंगा, उसमें से 65,000 लेस कर दूंगा TCS पेड। गवर्नमेंट मेरे को बेनिफिट दे दिया, क्रेडिट दे दिया, जो बच गया वो मेरे को अपने पास से पेमेंट करना। इट इज वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लेक्स। खाली it is a tracking mechanism. Same tracking mechanism is also in on GST. If you want to learn more about GST, just drop me a text and we can discuss how we can move ahead with GST as well. ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, सेलर है, बायर है, मैं हूँ। मैंने 20 लाख रुपए का गाड़ी खरीदा, सेलर बोलता है 1% सर TCS देना होगा आपको, तो मैंने ये TCS पेमेंट कर दिया। ठीक है, TCS सिर्फ चंदिंदा लोगों पे लगता है, तो 20 लाख का 1% मेरे से वो कलेक्ट किया, तो टोटल मैंने पेमेंट कितना किया, 20,20,000। जैसे हमारे एग्जांपल में 65 लाख प्लस 65,000 था। ठीक है, आते हैं तो 65,65,000 था हम लोग के में। ठीक है, अब कुछ ऐसे गुड्स देख लीजिए जिनको आप जब खरीदने जाते हो तो TCS लगता है। अल्कोहल, स्क्रैप और मोटर व्हीकल। MV मींस मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के केस में TCS सिर्फ तब लगता है व्हेन द वैल्यू ऑफ द कार इज मोर देन 10 लाख। तो आप ऐसे समझ लो, सिर्फ लग्जरी कार पे TCS लगता है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा मोर देन 10 लाख मतलब अगर 11 लाख का गाड़ी होगा तो 1 लाख पे TCS कटेगा, नहीं, पूरे 11 लाख पे TCS कटेगा, फुल वैल्यू पे TCS कटेगा। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर कौन सा, रिटेल सेल पे कटेगा कि होलसेल सेल पे कटेगा? सिर्फ रिटेल पे कटेगा। रिटेल एज इन सर, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को गाड़ी दिया, उस पे TCS नहीं है। होलसेलर ने रिटेलर को गाड़ी दिया, उस पे भी TCS नहीं है। जब रिटेलर ने कस्टमर को बेचा, उस पे वो TCS लेगा, मतलब सेल पे TCS लगेगा, सेल टू द कस्टमर पे। ठीक है, होलसेलर रिटेलर पे नहीं लगेगा। सर उन पे क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि वो लोग ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उनका ट्रैक ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के पास तुम्हारा ट्रैक नहीं है। ठीक है, वो तो एक कंपनी है जो जनता में है और गवर्नमेंट के पास उसको ऑलरेडी ट्रैक है क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन है और बाकी सारा चीज। ठीक है, और वो इतनी बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट अज्यूम करता है वो चोरी नहीं करेगा, विच इज अ रॉन्ग अजम्पशन बट दे डू दैट। ठीक है, और एक और चीज मैं डील कर देता हूं यहाँ पे। सर अगर मान लीजिए मैंने 5 गाड़ी खरीदी और पांचों का वैल्यू मिला के 40 लाख ही हो रहा है, पर आपने बोला था 10 लाख इंटू 5 करेंगे तो 50 लाख होगा, तो क्या TCS नहीं कटेगा? ऐसा कुछ नहीं है, इंडिविजुअल गाड़ियों का वैल्यू देखेंगे, इंडिविजुअल कार्स का वैल्यू देखेंगे, कोई एग्रीगेशन नहीं होगा, इंडिविजुअल कार का वैल्यू देखेंगे। ठीक है, मतलब साल में मान लो अगर तुमने 8-8 लाख करके 10 गाड़ी भी क्यों ना खरीदी हो, TCS नहीं लगेगा, बिकॉज दैट ओनली एड्स अप टू 80 लाख। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बोलता है लीज ऑफ पार्किंग लॉट, या आपने टोल प्लाजा या माइनिंग या क्वेरी। बेसिकली क्या होता है, जो लोग ब्रिज बनाते हैं वो लोग की इनकम कैसे होती है, गवर्नमेंट उनको पैसा नहीं देता, गवर्नमेंट उनको बोलता है आप यहाँ पे टोल लगा लीजिए और जो टोल चार्जेस आप कलेक्ट करेंगे दोज आर टैक्स फ्री, और उस पर आप आराम से, वो दैट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, यू कैन हैव दैट, वी वोंट वांट एनीथिंग इन दैट। दूसरा क्या होता है, लीज ऑफ पार्किंग लॉट। पार्किंग लॉट भी लीज पे मिलता है। अगर आप पार्क स्ट्रीट आते होंगे कोलकाता साइड में तो आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है पार्क स्ट्रीट में, इट्स ओनली रिजर्व फॉर पार्किंग। तो आप वो बिल्डिंग किसी से लीज पे उठा सकते हो और फिर आप वहां पे पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो जब आपको पार्किंग के चार्जेस पेमेंट करने होंगे तो उसमें 2% TCS कटेगा। ठीक है, मतलब लीज का जब पेमेंट कर रहे होंगे तो उस पर 2% TCS काटना होगा। फिर टिम्बर या फॉरेस्ट प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो तो आप सामने वाले से 2.5% TCS लोगे, और अगर तेंदू लीव्स मतलब होता है बीड़ी का पत्ता, वो सेल करते हो तो 5% TCS लगेगा। ये जैसे आप MCQ के लिए एक बार देख लेना। ठीक है, अच्छा बायर में कौन कौन नहीं आता, सेलर में कौन कौन नहीं आता। एक सेलर में कौन कौन आता है, बायर में कौन नहीं आता, सेलर में कौन कौन आता है। जब बायर में कौन नहीं आता आप सोच रहे होगे तो एक चीज सोचो, गवर्नमेंट जब भी कोई सामान खरीद रहा होगा, गवर्नमेंट कभी खुद टैक्स देना नहीं चाहेगा,
क्योंकि लॉजिक नहीं बनता ना, गवर्नमेंट तो वैसे भी ट्रैक्ट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट खुद टैक्स नहीं देना चाहेगा, तो गवर्नमेंट ने बहुत आराम से बायर के डेफिनेशन से अपने आप को एक्सक्लूड कर लिया। गवर्नमेंट ने बोला बायर कौन कौन नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या एम्बेसी, हाई कमीशन, लोकल अथॉरिटी या पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स ऑलमोस्ट अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ बिजनेस ऑफ कैरिंग ऑफ पैसेंजर, एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ कैरिंग पैसेंजर। मतलब बेसिकली ऐसा समझ लो कि एक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, जैसे उबर के अगेंस्ट गवर्नमेंट एक खोल दे, गवर्नमेंट ऐसा खोल दे कुछ, इंडिया ऑन व्हील्स, ठीक है, और दैट इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी विच इज प्रोवाइडिंग उबर वाला सर्विस, कार वाला, तो वो भी इस कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर ये लोग बताते हैं सेलर की कैटेगरी में कौन कौन आएगा, इंक्लूड, ठीक है, कौन कौन इंक्लूड करेगा सेलर की कैटेगरी में। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एलए सेलर की कैटेगरी में ये इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इनको लेना है ना, वहां पे देने में नहीं आएंगे, लेने में आएगी। गवर्नमेंट हमेशा आपकी ले ही रही है, दे तो कुछ नहीं रही है, तो लेने में गवर्नमेंट आएगी, देने में गवर्नमेंट नहीं आएगी। कंपनी, फर्म या कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडिविजुअल या एचयूएफ। इंडिविजुअल या एचयूएफ कौन से वाले आएंगे, जिनका ऑडिट हुआ है, क्योंकि अगर उनका ऑडिट नहीं हुआ है, वही वाला पुराने वाले, अगर उनका ऑडिट नहीं हुआ है तो टीसीएस काटेंगे ही क्यों, और काटने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि अगर उनका ऑडिट नहीं हुआ, टीसीएस काटेंगे तो गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा कैसे, उनके बारे में तो ट्रैक ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। विद दिस, अच्छा ये यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा दिए, किस केस में टीसीएस लगेगा, किस केस में नहीं लगेगा मोटर व्हीकल्स की, ऑन ईच एग्रीगेट वैल्यू, जस्ट फॉर योर क्लैरिटी पर्पस। With this, we end our session for TDS. I hope you enjoyed your classes. Please like, share, subscribe कर दीजिएगा वीडियो को। GST के बारे में भी फर्दर इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। प्यार बनाए रखिए और इसी तरह we will keep on growing. All the best for your exams. Keep studying. Okay? Bye.